सुबह सपनों और आशाओं से भरी हो कि दुख की सारी बातें पुरानी हो जाएं। हर नया दिन इतनी खुशियां लेकर आए आपके जीवन में कि आपकी जीवन यात्रा सुहानी हो जाए। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। सही समय पर लिए गए कठिन निर्णय जीवन को सरल और सफल बनाते हैं। वास्तविकता में सही समय पर लिए गए निर्णय ही हमारे जीवन की दिशा में बदलाव लाते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि समय का मूल्य अर्थात इसका महत्व पहचाना जाए। और इसी के लिए देखते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। ये जानने के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जब कोई विचार अनन्य रूप से हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है अर्थात उसमें निहित हो जाता है, तब वो वास्तविक और भौतिक रूप से वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए हमारा भविष्य कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसी सोच रखते हैं। सकारात्मक विचार हमारे जीवन को नई ऊर्जा देते हैं और साथ ही मार्गदर्शन भी। अपने जीवन में अगर आप भी लाना चाहते हैं कुछ बदलाव तो देखिए सकारात्मक विचार। नवा उमां वृजने वारयन्ते न पर्वतासो यदहं मनस्ये मम स्वनानत् कृतधुकर्णो भयात् ईवेदनुध्यनिकरणः समीजात। आपके आत्मविश्वास की शक्ति गहन है। कोई भी शरीर आपके आत्मनिर्णय को कुचल नहीं सकता। बड़े पहाड़ के आकार की बड़ी बाधाएं भी आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आप सूर्य से अधिक शक्तिशाली हैं, बशर्ते आपके पास आत्मा या इच्छा शक्ति हो। Profound is the power of your self-confidence. Nobody can crush your self-determination. Even big obstacles of the size of big mountain cannot obstruct your path. You are more powerful than sun provided you have strength of the soul or willpower. कहा जाता है कि संस्कृत वाङ्मय की विशेषता ये है कि जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो इससे अछूता हो। राष्ट्र को समृद्ध और संगठित बनाने के लिए राजधर्म के सूत्रों का प्रणयन किया गया। संस्कृत साहित्य में इसका वर्णन मिलता है। आइए आज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में देखते हैं राजधर्म के सूत्रों का महत्व बताती हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट, जिसका वर्णन संस्कृत ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। संस्कृत वाङ्मय की सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वजनिक उपदेशों के अतिरिक्त एक और विशेषता ये है कि शायद ही जीवन का कोई पहलू है जो यहाँ अछूता रहा हो। राष्ट्र को समृद्ध और संगठित बनाने के लिए स्मृतिकारों ने राजधर्म के सूत्रों का प्रणयन किया। किसी भी देश का शुभ एवं अशुभ राजा के आचार व्यवहार पर निर्भर होता है। राजा और प्रजा के परस्पर सहयोग और समन्वय से सबका कल्याण निश्चित है। राजकार्य के संचालन में राजा का आचार और उसकी प्रजापालन की व्यवस्था के संबंध में स्मृति ग्रंथों में राजधर्म की चर्चा की गई।
संस्कृत वाङ्मय में वर्णित राजाओं की कार्यशैली और राज्य व्यवस्था में स्मृतिकारों के द्वारा निर्दिष्ट राजधर्म का अनुपालन दिखाई देता है। धर्मशास्त्रों में निर्दिष्ट तथा संस्कृत काव्यों में प्रतिपादित राजधर्म की वर्तमान शासन व्यवस्था में महती प्रासंगिकता है। धर्मशास्त्र और काव्यों में हजारों वर्ष पूर्व निर्दिष्ट एवं वर्णित ये राज सिद्धांत हमारे लिए मात्र धरोहर नहीं है, अपितु ये हमारी बौद्धिकता और संवेदना को भी उत्प्रेरित करते हैं। कवि भारवी ने राजधर्म को अपने काव्य में पर्याप्त स्थान दिया। भारवी राजनीति में निष्णात थे। उनका राजधर्म विषयक व्यापक ज्ञान युधिष्ठिर की उक्तियों में मूर्तिमान होता दिखाई देता है। भीम को समझाते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्यकारिणम गुणलुप्ताः स्वयमेव संपदः। अर्थात बिना विचार किया गया कार्य विपत्ति देने वाला होता है। जो व्यक्ति विचार पूर्वक कार्य करता है उसके गुणों से आकृष्ट संपत्ति स्वयं उसके पास चली आती है। शत्रु द्वारा अपमान का स्मरण करने के कारण भीम को न्याय पथ का सुंदर उपदेश देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि जो राजा उचित समय पर मृदुता और तीक्ष्णता धारण करता है वह सूर्य के समान अपने तेज से समस्त जगत को अपना वशवर्ती बनाता है। भीम को नीति शास्त्र का उपदेश देते हुए धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, विपदंता या विनीत संपदा। यद्यपि इस समय दुर्योधन को उत्कर्ष हो रहा है, फिर भी उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अविनयी शत्रु को उपेक्षा से ही जीता जा सकता है। काव्यों के अतिरिक्त संस्कृत नाटकों में राजधर्म का यत्र तत्र वर्णन हुआ है। मुद्रा राक्षस नाटक में विशाखदत्त ने राजशास्त्र का विशद परिचय दिया है। विशाखदत्त न केवल कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अन्य नीति शास्त्रों से परिचित थे, बल्कि उसके प्रकांड पंडित भी थे। अर्थशास्त्र के राजनीति विषयक विचारों व षाड्गुण्य, चतुर्विध उपाय, बाह्य कोप, अंतःकोप जैसे पारिभाषिक शब्दों को विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस में यत्र तत्र प्रयुक्त किया है। अर्थशास्त्र में आचार्य कौटिल्य कहते हैं, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां तु हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। अर्थात प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, प्रजा के हित में ही उसे अपना हित दिखना चाहिए। जो स्वयं को प्रिय लगे उसमें राजा का हित नहीं है, उसका हित तो प्रजा को जो प्रिय लगे उसमें होता है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में राजधर्म के द्वारा प्रजा तथा राजा के राजनीतिक संबंध का नैतिक तथा धार्मिक दृढ़ स्वरूप साहित्यकारों ने प्रतिपादित किया। हजारों वर्ष पूर्व निर्मित ये सिद्धांत यद्यपि भिन्न परिस्थितियों में लिखे गए, किंतु आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। नीतीश भारद्वाज, जीडी न्यूज। हमारे ग्रंथों में निहित ज्ञान जीवन के प्रति हमें प्रेरित करता है, अनुशासन और नीति सिखाता है, जिन मूल्यों पर चल के अपने जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। यदि जीवन में कोई त्रुटि हो तो समस्या का कारण बनती है, वहीं स्वास्थ्य से संबंधित त्रुटि भी कई जटिलताएं उत्पन्न कर सकती है। दृष्टि दोष एक आम समस्या है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी आयु में हो सकती है, लेकिन जब दृष्टि दोष बच्चों में हो जाए तो ये कई तरह की समस्याएं बढ़ा सकता है। क्या होता है दृष्टि दोष और क्यों आवश्यक है बच्चों में दृष्टि दोष होने पर उसका जल्द उपचार करवाना, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दृष्टि दोष काफी बच्चों को प्रभावित करते हैं। कई कारण हैं जिनसे बच्चों की दृष्टि प्रभावित हो सकती है। मायोपिया की समस्या काफी बच्चों में देखी जाती है। बच्चे दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। दृष्टि दोष यानी मायोपिया यानी दूर की चीज़ बच्चे को नहीं दिखती है तो वो बोर्ड को ठीक से कॉपी नहीं कर पाता है, उसको खेल में दिक्कत होती है, स्पेशली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या क्रिकेट या फुटबॉल जैसे जहाँ से दूर से बॉल आ रही है, तो इन चीज़ों में उसको खेल में दिक्कत होती है। इसके अलावा बच्चे सरदर्द बार बार बोल सकते हैं, आँखों से पानी आना, पलकों को झपकना, आँखों को मलना, ये सारी चीज़ें संकेत हैं कि बच्चे की नज़र में कोई कमी हो सकती है और तुरंत उसकी एक जांच और अगर ज़रूरी है तो चश्मे मिले। और चश्मों को हर समय पहनना है, ये नहीं सोचना है कि चश्मे से चेहरा अच्छा नहीं दिखता है। आँखों का काम अच्छा दिखना नहीं, अच्छा देखना है। यदि सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। बच्चे में लेजी आई हो सकती है जो जीवन भर रह सकती है। दृष्टि दोष के कारण शारीरिक, मानसिक
संवेदनात्मक और शैक्षिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जरूरी है कि नवजात शिशुओं से लेकर किशोरावस्था के बच्चों तक माता पिता उनकी आंखों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। हो सके तो अपनी टेबल को या कुर्सी को खिड़की के सामने रखें, जिससे कि जैसे ही ऊपर देखें तो बाहर दूर की नज़र दिखाई दे। हमारी आंखें दूर के लिए बनी हैं, पर जैसे बच्चे अधिकतम समय नज़दीक में लगा रहे हैं तो हमारा शरीर अपने आप एडजस्ट कर रहा है और आंखें हमारी लंबी होने लग गई हैं, जिससे हमें दूर की चीज़ साफ नहीं दिख रही है। कम से कम आपकी एक बालिश की दूरी होनी चाहिए आपकी स्क्रीन और आपकी आंखों में, और ये आप सिर्फ टेबल चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, बेड पे लेट के, टेढ़े मेढ़े बैठ के। इस सब से आपकी सब चीज़ें बहुत नज़दीक आ जाती हैं, जिससे आंखों पे बहुत ज़ोर पड़ता है। बाहर ज़रूर जाएं। बाहर जब उजाला है उस समय कम से कम 2 घंटे समय बिताना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये मायोपिया या दृष्टि दोष की प्रॉब्लम जो है वो रुक सकती है, थम सकती है। नियमित रूप से व्यायाम करें, अच्छा खाना पीना खाएं, अपनी सेहत को पे ध्यान दें, और पढ़ाई भी ज़रूरी है पर उसको पेस करें। नज़दीक का काम लिमिटेड करें, ब्रेक्स लें, दूर देखें, हर आधे घंटे के बाद 1-2-3 मिनट का ब्रेक लें, जिससे कि आपकी आंखों को भी आराम मिले। हर माता पिता को 2.5 से 3 साल की उम्र में अपने बच्चों के आंखों की जांच अवश्य करवानी चाहिए, जिससे आंखों की कोई समस्या या बीमारी होने पर उसकी जल्द पहचान हो पाए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसलिए हम पूरी सृष्टि को यदि पूरी तरह से देखना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारी दृष्टि ठीक रहे। कोशिश कीजिए कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर स्क्रीन की आदत ना डालें और समय समय पर उनकी आँखों की जांच अवश्य कराएं। साथ ही जब बच्चे मोबाइल या कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उनका पोस्चर कैसा है, यानी उनसे दूरी कितनी है, इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है। तभी बच्चों के दृष्टि दोष की संभावना को कम किया जा सकता है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज़। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। योग स्वस्थ जीवन का आधार है। नियमित रूप से योग करने से कई तरह के रोगों से बचाव होता है और स्वास्थ्य समस्याएं दूर रहती हैं। आजकल कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स का अधिक प्रयोग आंखों की समस्याओं की संभावना को बढ़ा रहा है। ऐसे में कई बार हमें लगता है कि आंखें थक रही हैं या उनमें स्ट्रेन यानी तनाव महसूस होता है। आइए देखते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो आपकी आंखों के तनाव को कम करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। आंखों के तनाव को, आंखों की थकावट को कम करने के लिए योग। तो आइए देखते हैं
आँखों के तनाव को कम करने के लिए योग के तकनीक, जिसके लिए त्राटक जो एक टेक्निक है योग में जो आँखें के तनाव को कम करने में मदद करती है। उसके लिए थंब गेजिंग, इस तरह से हाथों को रखेंगे और आपके अंगूठे जो है आपके आँखों के सामने हो, यानी हमारे आई लेवल पे। अब जो हाथ हमने दाहिना हाथ लिया है, तो इस हाथ को अब इस अंगूठे को बाएं कंधे की तरफ लेके जाएंगे और अंगूठे को देखते रहेंगे, अंगूठे के नेल पॉइंट पर वहीं तक ले जाएं जहां तक वो दिखाई दे रहा है। जैसे ही लगे कि अब अंगूठा दिखाई नहीं देगा तो वहां से उसे वापस लेके आ जाएं, वापस लेकर आएं और मध्य में सेंटर में। अब इसके बाद पहला हाथ हटाने से पहले दूसरा अंगूठा यहाँ लाएंगे। अब इस अंगूठे को देखते हुए इसके अपोजिट कंधे की तरफ लेके जाएंगे और जहाँ तक आपको अंगूठा दिखाई दे वहाँ तक जाएंगे। उसके बाद फिर धीरे से वापस पहली जगह पर आ जाएंगे। अब इस अंगूठे को देखते रहेंगे और अंगूठा देखते हुए उसे अपोजिट कंधे की तरफ जाने देंगे जहाँ तक आप अंगूठा देख सकते हो। जैसे आपको लगे अंगूठा दिखाई नहीं दे रहा है तो वहाँ से वापस फिर से पहले वाले स्थान पे आ जाएंगे। आँखों को बंद करने के बाद हथेलियों को घर्षण करेंगे, अच्छी तरह से गरम करेंगे। हथेलियों को गरम करने के बाद इस तरह से आँखों को सेक देंगे। और फिर धीरे से कोमलता से आँखों को खोलेंगे। तो आइए कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से आँखों के तनाव को कम करने के लिए। नमस्कार। स्क्रीन के ऊपर काम करते रहने से आंखें थक जाना स्वाभाविक बात है, लेकिन कुछ डिसिप्लिन लानी ज़रूरी है। और ये डिसिप्लिन है 20-20-20 फॉर्मूला कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए आप कोई दूर की चीज़ को देख लीजिए जो आपके करीब ना हो। तो बारी से दूर कोई पेड़ दिख रहा हो, पक्षी उठ रहा हो, वहाँ देख लिया। और 20 मिनट के लिए थोड़े से लंबे सांस ले लिए या कुछ न कुछ खड़े हो गए अपनी जगह से, ये करके और फिर बैठें तो ये एक फ़ायदा करेगा। बॉडी में आँखों को स्ट्रॉन्ग कर रखने के लिए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए गाजर है, मूली है, ये चीज़ें, और साथ में बादाम भिगोए हुए, ये एप्पल, और सबसे ज़्यादा पालक की चीज़ें, पालक की पनीर, ये सारी चीज़ें बहुत सही रहेगा। तो खाने पे भी थोड़ा ध्यान दें। जब भी कभी मौका मिले आंखें बंद कर लिए, कभी थोड़ी थोड़ी आंखें मटका लिए, पानी हाथ में लेकर आंखों को डुबाकर थोड़ा आंखों को मटका लें जिससे आंखें धुल जाए, ये सब ज़रूरी। नमस्कार। समस्या चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी हो या जीवन से, उसमें फंसकर फिर निकलने की कोशिश करने से बेहतर है कि उससे बचाव किया जाए। इसी में ही बुद्धिमानी है। बुद्धिमानी का जीवन में विशेष महत्व है। घर हो, परिवार या फिर समाज, बुद्धिमान व्यक्ति को विशेष सम्मान मिलता है। इसलिए सदा ही अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। आइए संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में, जहां आज दो शब्द भव और भव, इनके बीच का अंतर समझा रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र। नमोस्तु सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः। संस्कृत पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतं करोमि। अहमेष नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला में अब तक आप संस्कृतानुरागियों ने विशेष रूप से जाना है साधारण शब्दों की शुद्धता और अशुद्धता को, पर आज हम बात करेंगे एक क्रियार्थक शब्द की, जिसे हम संस्कृत में धातुपद भी कहते हैं। एक धातुपद या क्रियापरक शब्द है भव, जिसे हम साधारणतः भवः इस रूप में अशुद्ध लिखा पाते हैं। और इसी अशुद्ध रूप से प्रभावित होकर हम में से कई जो सामान्य रूप से संस्कृत के भव शब्द से परिचित नहीं होते, वे भवः या अशुद्ध रूप भी भव के स्थान पर भी बोल जाया करते हैं।
देखिए, भव का अर्थ है हो या हो, जबकि भवः का अर्थ संसार या स्वयं भगवान शिव यह होता है। हम इन दोनों अर्थों को वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से भी समझ लेते हैं। स्वस्थः भव अर्थात स्वस्थ हो या होवो। ऐसे ही भवः इत्येतेन शंकरः कथ्यते, अर्थात भव इस नाम से शंकर को कहा जाता है। तो भव और भवः इन दो शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ को जानकर अब आप समझ चुके होंगे कि जब हम संस्कृत के कई वाक्य भव या भवः इन दो शब्दों के बीच का अंतर जाने बिना बोला या लिखा करेंगे तो यह स्पष्ट ही है कि इन दो शब्दों के अलग अलग अर्थ होने के कारण हम कई बार अपनी अल्पज्ञता या अनवधानता के कारण अशुद्ध प्रयोग कर रहे होंगे। इस तथ्य को और स्पष्टता से जानने से पहले हम कुछ और वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम आशीर्वाद देने के क्रम में यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव जैसे वाक्यांशों को व्यवहार में पाते हैं। वाक्यांश इसलिए क्योंकि अभी इनमें कर्ता कौन है यह स्पष्टतः नहीं लिखा हुआ। जैसे यशस्वी भव का अर्थ है यश वाला या यशस्वी हो या हो या होवो, जिसके लिए यहाँ साधारण रूप से संस्कृत शब्द जो दिख रहा है वह है भव। तो इसका कर्ता या कर्तृपद होगा त्वम, जिसका अर्थ है तुम। तो अब यशस्वी भव का अर्थ आप पूरी तरह से स्वयं समझ चुके होंगे। जी हाँ, तुम यशस्वी हो। ऐसे ही सौभाग्यवती भव का अर्थ होगा तुम सौभाग्य वाली या सौभाग्यवती हो। और फिर ऐसे ही विजयी भव अर्थात तुम विजयी हो। तो अब जब हम यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव के स्थान पर यशस्वी भवः, सौभाग्यवती भवः, विजयी भवः ऐसे प्रयोग करने लग जाएं या कहीं लिखा पाएं तो आप प्रश्न करेंगे ना कि यह अशुद्ध लिखा हुआ है। भवः का अर्थ होता है संसार या शिव, जबकि भव का अर्थ होता है हो या हो। समग्रता से कहें तो अब आप समझ चुके होंगे कि यशस्वी भव, सौभाग्यवती भव, विजयी भव जैसे प्रयोगों में हमें भव का प्रयोग अधिक ध्यान के साथ करना होता है ताकि भाषागत मर्यादा बनी रहे और उससे भी कहीं अधिक जो हम कहना चाह रहे हैं वह सर्वथा शुद्ध और तर्कसंगत भी हो। अस्तु, संस्कृत पाठशाला दर्शक वृंद संस्कृतानुरागी भव इत्येवं कामयमानः सम्प्रति अनुमतिः देया पुनरागमनाय। पुनरपि अस्तु तावत्। नमः। ज्ञान अर्जित करना जितना महत्वपूर्ण है उसका संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। बात चाहे ज्ञान की हो या संस्कृति की, आवश्यक है कि उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो अबूझमाड़िया संस्कृति की लोक कला को बचाने और उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बीते 4 दशकों से ये इस संस्कृति के संरक्षण में प्रयत्नशील हैं। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। बांस से विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाते ये हैं बुटलू राम माथुरा, जो अबूझमाड़िया जनजाति की अनूठी लोक कला को बचाने और उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बुटलू राम माथुरा बीते 4 दशकों से इस संस्कृति के संरक्षण के प्रयास में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से 5 किलोमीटर दूर कोंडागांव रोड स्थित देवगांव निवासी बुटलू राम माथुरा कई सामाजिक कार्यों में भी जुटे हुए हैं। वो लोगों को स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बुटलू राम के समर्पण की सराहना करते हुए बुटलू राम की इस लगन को आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। जैसे कृषक भी हूँ और कला के क्षेत्र में बोलने से ये कलाकृति बनाते हैं और टाइपेड गवर्नमेंट से जुड़े हैं, उन लोग एग्जीबिशन में बुलाते हैं तो उसमें आमदनी भी होता है। ये सब पीएम का योजना है तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे कार्य के लिए सराहनीय
दिया है। कितने क्या है उसके लिए? कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं? मेरे यहाँ 30-35 लोग हैं, ज़्यादा भी है, कभी कभी कम आते हैं। इनको मैं 12 मासी रोजगार दिया हूँ और इनका रोजी रोटी चलता है, तो इनको परमानेंट काम दिया हूँ। घर की आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने के कारण बुटलू राम माथरा केवल 5वीं कक्षा तक ही शिक्षा हासिल कर सके, लेकिन हौसला नहीं हारा। खेती में हाथ आजमाया, हाथ में हुनर था तो बांस से कलाकृतियां और विभिन्न यंत्र बनाने लगे और अपनी कला के जरिए अपनी संस्कृति से लोगों को रूबरू करने लगे। बुटलू राम की बनाई हुई कलाकृतियों की देश विदेश में बहुत मांग है। उन्हें छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में कई बार पुरस्कृत भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, वो लोगों को इसी कला के जरिए रोजगार भी प्रदान करते हैं। मैं बांस और नृत्य कला के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अभी मैं बांस शिल्प का काम चला रहा हूँ, इसमें रोजगार दिया हूँ कलाकारों को, और नृत्य कला में भी कई हजारों कलाकार को जोड़ के काम कर रहा हूँ। और कई पीएम योजना ये भी है, उसमें भी नृत्य प्रस्तुति किया हूँ, जैसे मेरी माटी मेरा देश, हर घर तिरंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बहुत सारे योजना जो है उसमें काम किया हूँ। मैं नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से प्रचार प्रसार ये कर रहा हूँ। 4 दशकों से अबूझ माड़िया जनजाति की अनूठी लोक कला को बचाने और बढ़ाने में जुटे हुए हैं बुटलू राम माथरा, जिन्होंने लोक कला की धरोहरों को सहेजते हुए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया है। बुटलू राम जैसे गुमनाम नायकों की लगन और निष्ठा ही हमारी सांस्कृतिक विरासत की असली धरोहर है। छत्तीसगढ़ से जयंत रंगारी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीवन या समाज में कोई भी बदलाव लाना हो तो उसके लिए एक बड़ा लक्ष्य बनाना पड़ता है। कई तरह की चुनौतियों से टकराना पड़ता है, कांटों की राहों पर जाना पड़ता है। बट ये भी सच है कि कांटों पर चलने वाले व्यक्ति जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि कांटों पर चलते हुए जो कांटे होते हैं वो हमारी गति को बढ़ा देते हैं। इसलिए समस्याओं से टकराएं, उनसे घबराएं नहीं, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।